चाहती ना तो बदतमीजी मत करो। तुमसे मैंने कुछ बोला? 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है, लाइव है ये लोग। बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो, मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पर। नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सपोर्टर है। यस सर, यस बोला भाई ने, सही बोला। What happened to him? Completely unfortunate that he was beaten up, thrashed, his clothes have been torn, he's being kicked. You can look at the shoe marks that are there on his shirt, his jeans have been torn, his watch was taken. That's the kind of ridiculous behavior that the CJP protesters are doing with the media. You know, calling media Godi media because you don't agree with them, that is one thing. But if you physically assault reporters and journalists like this, what exactly are you trying to prove? And aren't you taking away from your very cause? देखिए, अर्नब गोस्वामी स्टूडियो में बैठकर नैरेटिव बनाते हैं, सुधीर चौधरी प्राइम टाइम मोनोलॉग करते हैं, ओनर पॉलिटिकल एक्सेस मेंटेन करता है और एडिटर तय करता है कि प्रोटेस्ट को किस एंगल से दिखाना है। फिर प्रोड्यूसर सबसे प्रोवोकेटिव क्लिप चुनता है। लेकिन जब वही चैनल प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचता है तो गुस्सा उस फील्ड रिपोर्टर पर निकलता है जिसने शायद वो हेडलाइन लिखी ही नहीं, वो डिबेट तय ही नहीं की और उस नैरेटिव पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। प्रोपागेंडा ऊपर बनता है, उसकी कीमत नीचे खड़ा रिपोर्टर चुका रहा होता है और फिर न्यूज रूम कहता है कि हमारे इनोसेंट जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया। रिपोर्टर इनोसेंट हो सकता है, लेकिन क्या इंस्टीट्यूशन भी इनोसेंट है? क्या अर्नब गोस्वामी कभी पूछते हैं अपने रिपोर्टर से कि उनकी प्राइम टाइम शाउटिंग और कॉन्स्पिरेसी बेस्ड फ्रेमिंग ने ग्राउंड रिपोर्टर्स के लिए कैसा एनवायरनमेंट बनाया है? जंतर मंतर में जो मौजूद वहां पे जो मॉब है, 90 से 95% ये छात्र नहीं हैं, 95% स्टूडेंट नहीं हैं। आज कोई भी विश्वास नहीं करता कि ये जो बहुत ही एक हिंसक भीड़ है, जिनके हाथ में बियर बॉटल होता है, लंबी लंबी लाठियां होती हैं, ये हिंसक मॉब जो महिला पुलिस कर्मियों और आरएएफ कर्मियों पर हमला कर रही है, ये छात्र बिल्कुल नहीं हैं, ये गुंडे हैं और सीजेपी मानने को तैयार नहीं है कि ये छात्र नहीं बल्कि गुंडे, बदमाश और बहुत ही हिंसक दंगाई हैं। क्या सुधीर चौधरी मानते हैं कि प्रोटेस्ट में खालिस्तान, ऑपोजिशन और एंटी नेशनल एंगल तलाशने का असर सिर्फ रेटिंग्स पर नहीं, चैनल की पब्लिक क्रेडिबिलिटी पर भी पड़ता है? इस आंदोलन में छात्रों के मुद्दों की बात नहीं हो रही। अब इस आंदोलन में मोदी सरकार का विरोध करने वाले, आजादी के नारे लगाने वाले, हमारे देश विरोधी गैंग के लोग, अर्बन नक्सल लोग, इन सभी ने मिलकर इस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया है और इसे शाहीन बाग पार्ट 2 बना दिया है। अब कोई प्रदर्शनकारी, अगर आप उनसे बात करेंगे तो कोई संसद को उखाड़ने की धमकी दे रहा है, कोई भारत को नेपाल बनाने की बात कर रहा है, कोई आज़ादी के नारे लगा रहा है, कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी आंदोलन में दिल्ली में खड़े होकर लोग जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने के सपने देख रहे हैं। वो जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग आपको याद होगा, वो सारी मांगें अब इस मंच से की जा रही हैं। क्या दीपक चौरसिया और दूसरे स्टार एंकर्स स्वीकार करेंगे कि हर प्रोटेस्टर को सबसे पहले सस्पेक्ट बताकर बाद में सिटीजन मानने से मीडिया और जनता के बीच का ट्रस्ट खत्म होता है? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके एक गलत और एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत की है और सरकार यह भी मान रही है कि आज कांग्रेस ने जो किया वो बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में होता था। 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च में यही ट्रस्ट कोलैप्स कैमरा के सामने दिखाई दिया। प्रोटेस्टर्स नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ टेलीविजन रिपोर्टर्स सामने आए, नारों की डायरेक्शन बदल गई। गोदी मीडिया गो बैक। कभी लोग कैमरा देखकर अपनी परेशानी बताने दौड़ते थे, आज माइक्रोफोन का लोगो देखकर इंटरव्यू देने से मना कर रहे हैं। तो सवाल केवल ये नहीं है कि प्रोटेस्टर्स ने रिपोर्टर्स को क्यों घेरा, असली सवाल यह है कि जिस मीडिया को
जनता की आवाज बनना था, जनता ने उसी मीडिया के कैमरे को गवाह नहीं आरोपी क्यों मान लिया? सीजेपी मूवमेंट एग्जामिनेशन फेलियर्स, पेपर लीक, स्टूडेंट डेथ्स और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था। प्रोटेस्टर्स धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे थे, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर थे, अभिजीत दिपके मूवमेंट लीड कर रहे थे। पार्लियामेंट मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, टीयर गैस चली, लाठीचार्ज हुआ, कुछ प्रोटेस्टर्स की तरफ से स्टोन पेल्टिंग की रिपोर्ट्स भी आई। लेकिन न्यूज चैनल्स के लिए इस पूरी स्टोरी का सबसे आसान हिस्सा क्या था? एंग्री क्राउड, रिपोर्टर के खिलाफ स्लोगन्स, कैमरा के सामने कन्फ्रंटेशन। क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम की फेलियर एक्सप्लेन करने में समय लगता है, धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाने पड़ते हैं, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से जवाब मांगना पड़ता है। लेकिन गोदी मीडिया गो बैक का 10 सेकंड का क्लिप बिना कॉन्टेक्स्ट के भी चल सकता है। रेड टिकर लगाइए, लाउड म्यूजिक चलाइए, लिखिए दिल्ली में बवाल, पार्लियामेंट मार्च में हिंसा, जर्नलिस्ट पर हमला, फिर स्टूडियो में बैठकर पूछिए कि क्या प्रोटेस्टर सब सवालों से भी डरने लगे हैं? ये सवाल गलत नहीं है, रिपोर्टर को घेरना, धक्का देना या इंटिमिडेट करना गलत है। लेकिन अगर टेलीविजन केवल यही दिखाकर स्टोरी खत्म कर दे तो वो फिर वही कर रहा है जिसके खिलाफ ये गुस्सा पैदा हुआ। वो घटना दिखा रहा है लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री नहीं। मेन स्ट्रीम टेलीविजन का एक पुराना पैटर्न है, जब हंगर स्ट्राइक चलती है कवरेज लिमिटेड रहती है, जब मेमोरेंडम दिया जाता है कैमरास कम होते हैं, जब फैमिलीज जस्टिस मांगती है प्राइम टाइम में जगह नहीं मिलती। लेकिन बैरिकेड्स टूटते ही पूरी मशीनरी जाग जाती है। जैसे ही क्लैश होता है प्रोटेस्ट सडनली नेशनल न्यूज बन जाता है, डिमांड पीछे चली जाती है, स्पेक्टेकल आगे आ जाते हैं। फिर वही कन्वीनियंट सवाल पूछा जाता है, इन प्रोटेस्टर्स के पीछे कौन है? स्टूडेंट पेपर लीक की बात करें तो पूछो ऑपोजिशन ने भेजा है क्या? अगर फार्मर्स एमएसपी की बात करें तो उससे पूछो खालिस्तानी कनेक्शन है क्या? मुस्लिम सिटीजन सीएए पर सवाल करें तो उससे उसकी देशभक्ति प्रूव करवाओ। रेसलर सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस लगाए तो उससे पूछो कि कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है। और जब युवा एजुकेशन मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगे तो उससे नीट का फुल फॉर्म पूछो। यही वो मोमेंट है जहां प्रोटेस्टर समझ जाता है कि कैमरा उसकी बात सुनने नहीं आया, कैमरा ऐसा जवाब ढूंढने आया है जिसे काटकर पैकेज बनाया जा सके। एक नर्वस स्टूडेंट, एक फैक्चुअल मिस्टेक, एक एंग्री फेस, फिर हेडलाइन तैयार। देखिए इन्हें खुद नहीं पता कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से कोई रैपिड फायर नहीं। किस एग्जामिनेशन में कितनी फेलियर हुई, कितने स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए, किस ऑफिसर पर एक्शन हुआ, कितने पेपर लीक केसेस में कन्विक्शन हुआ, मिनिस्ट्री की पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे रहे, इन सवालों पर एक अग्रेशन नहीं दिखाया जाता जो एक 20 ईयर ओल्ड प्रोटेस्टर के सामने माइक्रोफोन रखते समय दिखता है। स्टूडेंट से परफेक्शन चाहिए, मिनिस्टर से स्टेटमेंट काफी है। प्रोटेस्टर से प्रूफ चाहिए, गवर्नमेंट से एश्योरेंस ही काफी है। सत्ता से जवाब लेना मुश्किल है, स्टूडेंट की परीक्षा लेना आसान है। और जब यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो माइक्रोफोन किसी रिपोर्टर का नहीं रहता, वो चैनल की पूरी हिस्ट्री बन जाता है। जामिया और एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, जी न्यूज और न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स को हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट्स का आरोप था कि उनके स्टेटमेंट्स को कॉन्टेक्स्ट से बाहर दिखाया जा रहा है। सिटीजनशिप और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की डिबेट को एंटी नेशनल गैदरिंग की तरफ फ्रेम किया जा रहा था। कुछ टेलीविजन डिबेट्स के लिए हर मुस्लिम प्रोटेस्ट में पाकिस्तान, हर स्टूडेंट्स में टुकड़े टुकड़े गैंग और हर डिसेंट में देशद्रोह ढूंढना आसान था। फिर वही चैनल अगले दिन माइक्रोफोन लेकर पहुंचता है और चाहता है कि प्रोटेस्टर उसे न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन माने। लेकिन अगर आपने किसी कम्युनिटी को कई दिनों तक सस्पेक्ट की तरह दिखाया तो आपका रिपोर्टर अगले दिन वहां गेस्ट की तरह वेलकम नहीं होगा। शाहीन बाग में दीपक चौरसिया के साथ एलिज्ड असॉल्ट हुआ, कैमरा डैमेज हुआ, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने घटना की निंदा की और सही किया। किसी जर्नलिस्ट को धक्का देना, घेरना या उसके इक्विपमेंट तोड़ना प्रोटेस्ट नहीं है। इंटरव्यू रिफ्यूज करना आपका राइट है, रिपोर्टर को मारना आपका राइट नहीं है। लेकिन असॉल्ट कंडेम करने के बाद भी एक सवाल बनता है, शाहीन बाग के लोगों को यह क्यों लगा कि टेलीविजन कैमरा उनकी बात समझने नहीं, उन्हें बदनाम करने आया है? यह परसेप्शन क्या एक दिन में बना, या प्राइम टाइम स्टूडियोज ने महीनों तक ऐसा कंटेंट बनाया जिसमें प्रोटेस्टर्स सिटीजन कम और पॉलिटिकल सस्पेक्ट ज्यादा दिखाई दिए? यही मेन स्ट्रीम मीडिया की सबसे कन्वीनियंट डिफेंस है। जब ऑडियंस ट्रस्ट करें, चैनल कहता है हमारी क्रेडिबिलिटी। जब ऑडियंस गुस्सा करे,
चैनल कहता है फील्ड रिपोर्टर ने क्या किया, लेकिन फील्ड रिपोर्टर माइक्रोफोन पर चैनल का वही लोगो लेकर खड़ा है जो रात में किसी स्टार एंकर के पीछे चमकता है। उसी लोगों के नीचे भड़काऊ डिबेट्स होते हैं, उसी लोगों ने प्रोटेस्टर्स की पब्लिक इमेज बुरी बनाई होती है। जेएनयू में यही डिस्ट्रस्ट और गहरा हुआ। 2016 में स्लोगन्स को लेकर वीडियो सर्कुलेट हुए, ऑडियो पर सवाल थे, अलग अलग क्लिप्स सामने आए, कुछ फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस ने एडिटिंग के संकेत मिले। देखिए, जी न्यूज के प्रोड्यूसर विश्व दीपक ने रिजाइन करते हुए कहा था कि उनके शूट किए फुटेज में पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगन सुनाई नहीं दिया था। फैक्ट्स पूरी तरह सेटल नहीं हुए थे, लेकिन टेलीविजन का फैसला आ चुका था। स्टूडेंट्स आरोपी थे, यूनिवर्सिटी कटघरे में थी, प्राइम टाइम जज बन चुका था। वीडियो की आवाज अनक्लियर थी, टेलीविजन की आवाज बिल्कुल क्लियर थी। एविडेंस बाद में आया, मीडिया ट्रायल पहले पूरा हो गया। वीडियोस दिल्ली पुलिस ने जी न्यूज से लिए थे, स्पेसिफिकली वो वीडियोस डॉक्टर थे। अगर इस पे बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते, मसलन क्रॉस चेक किया जाता, फैक्ट्स को क्रॉस चेक किया जाता, उसे दूसरे सोर्स से बात की जाती, तो शायद ये गलती नहीं होती और हम बच जाते। इनिशियली जो फुटेज देखी गई उसमें कुछ लोगों ने कहा कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, बाद में लोगों ने सुना तो कुछ ने कहा नहीं है, फिर बाद में इसको चलाया गया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं और देशद्रोहियों पे कार्रवाई कब होगी, उनको पकड़ो, गिरफ्तार करो, फिर एक पकड़ा गया, बाकी कब पकड़े जाएंगे, कन्हैया पकड़ा गया, उमर कब पकड़ा जाएगा, एक तरह का पागलपन पैदा हुआ। जब दोबारा सुना गया तो कुछ लोगों ने कहा कि यार इसमें तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं हैं, शायद भारतीय कोर्ट रूम जिंदाबाद के नारे हैं इसमें। तो इस तरह से बहुत सारे वीडियो आने लगे, कोई किसी सोर्स से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई ट्विटर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, उसका कोई सोर्स का वेरिफिकेशन नहीं है, कोई इसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया कहीं पर। तो ये सारे सवाल हैं। तो ये घटना हर जगह हुई। क्या आप जर्नलिज्म छोड़ दोगे इसके बाद? या तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूँ या तो मैं इस संस्थान को छोड़ दूँ, तो मैं दूसरा ऑप्शन पकड़ रहा हूँ। आप जर्नलिज्म नहीं छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जब एक अनक्लियर क्लिप से किसी स्टूडेंट को नेशनल विलन बनाया जा सकता है, तो अगली बार वो स्टूडेंट कैमरा को न्यूट्रल क्यों मानेगा? उसे लगेगा कि एक और सेंटेंस काट कर उसके खिलाफ चलाया जाएगा। यही डिस्ट्रस्ट पर्सनल से इंस्टीट्यूशनल बनता है। रिपोर्टर बदल जाता है, प्रोटेस्ट बदल जाता है, लेकिन लोगो वही रहता है। याद कीजिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी यही डिस्ट्रस्ट ऑर्गेनाइज्ड बॉयकॉट बन गया था। सिंघू और टिकरी बॉर्डर्स पर फार्मर्स ने जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, आज तक और टाइम्स नाउ जैसे चैनल्स के खिलाफ पोस्टर्स लगाए थे। कई फार्मर्स ने इंटरव्यू देने से इनकार किया था। कोदी मीडिया गो बैक स्लोगन सिर्फ एंगर नहीं रहा था, प्रोटेस्ट स्ट्रेटेजी बन गया था। फार्मर्स 3 फार्म लॉज, एमएसपी की लीगल गारंटी, मंडीज और प्रोक्योरमेंट पर बात कर रहे थे। लेकिन न्यूज चैनल्स का सबसे अट्रैक्टिव सवाल क्या था? इनके पीछे कौन है? ऑपोजिशन? फॉरेन फंडिंग है क्या? खालिस्तान है क्या? मूवमेंट हाईजैक तो नहीं हुआ? यानी फार्मर अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर सकता, कोई उसे चला रहा होगा। ये फ्रेमिंग सिर्फ बायस नहीं थी, ये इंसल्टिंग भी थी। जब जनता गवर्नमेंट के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड होकर खड़ी होती है, मीडिया उसे इंडिपेंडेंट सिटीजन मानने से इनकार कर देता है। वो या तो मिसलेड है, मैनिपुलेटेड है, फंडेड है या एंटी नेशनल है। लेकिन गवर्नमेंट को रेयरली मैनिपुलेटेड कहा जाता है। कॉर्पोरेट लॉबिंग पर रेयरली वही सस्पिशन दिखता है। सस्पिशन हमेशा प्रोटेस्टर्स के हिस्से ही आता है। सुधीर चौधरी के प्रोग्राम में खालिस्तानी इन्फ्लुएंस का एंगल उठा। रिपब्लिक की कवरेज पर फार्मर्स ने मूवमेंट को एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी की तरह पेश करने का आरोप लगाया। जी पंजाबी के एक रिपोर्टर को हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ा। उसने समझाने की कोशिश की कि जी पंजाबी और जी न्यूज अलग हैं, लेकिन क्राउड के लिए माइक्रोफोन पर लिखा जी ही पूरी स्टोरी था। यही ब्रांड कोलैप्स है। रिपोर्टर इनोसेंट हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। फील्ड रिपोर्टर को शील्ड बनाकर स्टार एंकर्स बच नहीं सकते। अगर चैनल का लोगो हॉस्टिलिटी पैदा कर रहा है, तो प्रॉब्लम सिर्फ क्राउड की नहीं है, प्रॉब्लम उस एडिटोरियल हिस्ट्री की भी है जो उस लोगों के साथ जुड़ी है। रेसलर्स प्रोटेस्ट में एक और रिवीलिंग एग्जांपल दिखा। साक्षी मलिक रेलवे ड्यूटी पर लौटी। एक रिपोर्ट चली कि वो प्रोटेस्ट से विड्रॉ कर गई। साक्षी मलिक ने साफ किया कि उन्होंने आंदोलन नहीं छोड़ा, वो केवल ड्यूटी पर लौटी हैं। करेक्शन बाद में आया, लेकिन हेडलाइन पहले पहुंच चुकी थी। एक रेसलर ऑफिस गई, टेलीविजन ने उसे आंदोलन से बाहर मान लिया। यही स्पीड फर्स्ट जर्नलिज्म है। पहले चलाओ, बाद में वेरीफाई करो। पहले नैरेटिव बनाओ, बाद में कॉन्टेक्स्ट जोड़ो। लेकिन पब्लिक मेमोरी करेक्शन के हिसाब से काम नहीं करती। लोग पहली ब्रेकिंग स्ट्रिप और पहला थंबनेल देखते हैं। क्लैरिफिकेशन आने तक स्टोरी सेटल हो चुकी होती है।
ट्रस्ट एक दिन में नहीं टूटता, हर गलत हेडलाइन के साथ थोड़ा थोड़ा गिरता है, हर हाफ ट्रूथ के साथ थोड़ा थोड़ा गिरता है, हर सेलेक्टिव क्लिप के साथ थोड़ा थोड़ा गिरता है, और फिर एक दिन वही जमा हुआ डिस्ट्रस्ट जंतर मंतर या पार्लियामेंट मार्च में रिपोर्टर के सामने नारा बनकर खड़ा हो जाता है। अब यहां एक और जरूरी करेक्शन भी है। 6 जून के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में मीडिया पूरी तरह एब्सेंट नहीं था। आज तक ने कवरेज की, इंडिया टुडे ने लाइव अपडेट्स दिए, न्यूज़पेपर्स ने डिमांड रिपोर्ट की, 20 जुलाई के पार्लियामेंट मार्च को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया। इसलिए कंप्लीट ब्लैकआउट कहना गलत होगा, लेकिन कवरेज क्रेडिबिलिटी साबित नहीं करता। कैमरा वहां था, सवाल यह है कि कैमरा देख क्या रहा था। क्या वो सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को मूवमेंट के सेंट्रल पॉलिटिकल क्वेश्चन से जोड़ रहा था? क्या वो अभिजीत दिपके और प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स समझा पा रहा था? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान से उसी अग्रेशन के साथ जवाब मांग रहा था, या क्राउड में उस व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो नीट का फुल फॉर्म ना बता पाए? एक अनइन्फॉर्म्ड प्रोटेस्टर मीडिया के लिए यूजफुल होता है, उससे मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होती, लेकिन डिस्कशन बदल जाता है। गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड पीछे चला जाता है, प्रोटेस्टर का वाइवा शुरू हो जाता है। किसी भी प्रोटेस्ट में हजारों लोग होते हैं, कुछ इन्फॉर्म्ड होंगे, कुछ कंफ्यूज्ड होंगे, कुछ फैक्ट्स जानते होंगे, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और एंगर की वजह से वहां आए होंगे। क्या पूरी क्राउड को उसके सबसे कमजोर आंसर से जज किया जाएगा? अगर यही स्टैंडर्ड धर्मेंद्र प्रधान पर लगाया जाए तो कैमरा अचानक पूछे किस एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए, कितने पेपर लीक केसेस में कन्विक्शन हुआ, कितने ऑफिशियल्स पर एक्शन हुआ, मिनिस्ट्री के फेलियर्स के बाद पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और एक आंसर गलत होते ही मीडिया कहे देखिए मिनिस्टर को खुद नहीं पता कि वो मिनिस्ट्री क्यों चला रहे हैं। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा करेगा? यही डबल स्टैंडर्ड प्रोटेस्टर्स को दिखाई देता है। क्राउड का एक पत्थर पूरे मूवमेंट की पहचान बन जाती है, लेकिन पुलिस का ब्रूटल लाठीचार्ज पूरे स्टेट एक्शन की पहचान नहीं बनती। फिर भी प्रोटेस्टर्स अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते। 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च में पुलिस ने टीयर गैस और लाठीचार्ज किया। कुछ प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी स्टोन पेल्टिंग की गई, ये भी रिपोर्ट में आई है। उसे छिपाना जर्नलिज्म नहीं होगा। रिपोर्टर्स के साथ पुशिंग, इंटिमिडेशन या अब्यूज हुआ तो उसे भी साफ दिखाना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया की बायस का जवाब दूसरा बायस नहीं हो सकता। जिस तरह मीडिया एक वायलेंट प्रोटेस्टर से पूरे मूवमेंट को वायलेंट घोषित नहीं कर सकता, उसी तरह प्रोटेस्टर भी चैनल की हिस्ट्री के आधार पर हर ग्राउंड रिपोर्टर को प्रोपेगेंडिस्ट घोषित नहीं कर सकता। इंटरव्यू मत दीजिए, चैनल का बॉयकॉट कीजिए, रिपोर्टर से प्रीवियस कवरेज पर सवाल कीजिए, पूरा इंटरेक्शन रिकॉर्ड कीजिए, एंकर, एडिटर, चैनल को नाम लेकर चैलेंज कीजिए, लेकिन रिपोर्टर को घेरना रेजिस्टेंस नहीं है। कैमरा तोड़ना अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फीमेल जर्नलिस्ट को अब्यूज करना रेवोल्यूशन नहीं है। देखिए, इंडिया 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से 197वां देश है। 2025 में इंडिया 191वें स्थान पर था, खिसक कर 197वें पर चला गया। यह रैंकिंग किसी एक चैनल की बायस तय नहीं करती, लेकिन यह जर्नलिस्ट की इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और सेफ्टी पर गंभीर सवाल उठाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस अलग शब्दों में नहीं लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 19(1)(a) की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा माना है। इसलिए प्रेस फ्रीडम और मीडिया अकाउंटेबिलिटी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया जा सकता। प्रेस फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि न्यूज रूम सवालों से बच जाए। मीडिया बायस का मतलब यह भी नहीं है कि क्राउड रिपोर्टर की सेफ्टी तय करे। क्राउड तय करने लगे कि कौन रिपोर्ट कर सकता है तो इंडिपेंडेंट और लोकल जर्नलिस्ट भी रोके जाएंगे। पुलिस एक्शन के समय एविडेंस रिकॉर्ड करने वाला कैमरा भी गायब होगा। इसलिए लड़ाई जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं हो सकती, लड़ाई उस जर्नलिज्म के खिलाफ होनी चाहिए जिसने सत्ता और जनता के बीच अपनी जगह बदल दी है। अर्नब गोस्वामी मूवमेंट को कॉन्स्पिरेसी की तरह फ्रेम करते हैं तो असर उसका स्टूडियो तक सीमित नहीं रहता। सुधीर चौधरी एविडेंस से पहले खालिस्तान एंगल उठाते हैं तो उसका भी असर सिर्फ उनकी रेटिंग्स पर नहीं पड़ता। अंजना ओम कश्यप या कोई भी दूसरा स्टार एंकर प्रोटेस्टर्स को पहले सस्पेक्ट मानता है तो उसका असर अगली ग्राउंड रिपोर्ट पर जरूर पड़ता है। जेएनयू में अनसर्टेनिटी को वर्डिक्ट बनाया गया, फार्मर्स को मैनिपुलेटेड बताया गया, रेसलर्स के प्रोटेस्ट को गलत हेडलाइन से कमजोर किया गया, मुस्लिम प्रोटेस्टर्स से पैट्रियोटिज्म की सर्टिफिकेट मांगे गए। फिर फील्ड रिपोर्टर माइक्रोफोन लेकर पहुंचता है, उसे आंसर नहीं मिलेगा, नारा मिलेगा गोदी मीडिया गो बैक। ये किसी एक रिपोर्टर का रिव्यू नहीं है, ये कई सालों के मीडिया जर्नलिज्म का पब्लिक फीडबैक है। लेकिन पब्लिक एंगर और पब्लिक वायलेंस अलग अलग चीजें हैं। मीडिया डिस्ट्रस्ट जस्टिफाई हो सकता है,
हर जर्नलिस्ट से हेटरेट जस्टिफाइड नहीं है। नो नॉनसेंस वर्डिक्ट साफ है। भारत की जनता ने जर्नलिज्म से नफरत करना शुरू नहीं किया, उसने मेन स्ट्रीम मीडिया के एक हिस्से को जर्नलिस्ट मानना बंद कर दिया। उसे लगता है कि कैमरा उसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं कर रहा, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहा है। रिपोर्टर डिमांड समझने नहीं आया है, मूवमेंट की कमजोरी खोजने आया है। मिनिस्टर से जवाब लेने की जगह प्रोटेस्टर्स को साबित करना पड़ रहा है कि वो प्रोटेस्ट करने लायक हैं या नहीं। ये फीलिंग जामिया, शाहीन बाग, जेएनयू, फार्मर्स प्रोटेस्ट, रेसलर्स और सीजेपी मूवमेंट में दिखाई दिया है। इसलिए इसे केवल मॉब मेंटेलिटी कहकर खत्म नहीं किया जा सकता। यहां क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। न्यूज रूम ने सवाल पूछना बंद नहीं किया, उन्होंने सवालों की डायरेक्शन बदल दी। सवाल सत्ता से हटकर प्रोटेस्टर्स पर आ गए, अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर से हटकर क्राउड पर आ गई, जर्नलिज्म पब्लिक इंटरेस्ट से हटकर पॉलिटिकल कन्वीनियंस के पास चला गया। इसका समाधान रिपोर्टर्स को प्रोटेस्ट साइट से भगाना नहीं है, समाधान है कि मीडिया अपना काम करे। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हो या किसी और की, सवाल उतने ही कठोर हों। धर्मेंद्र प्रधान हो या ऑपोजिशन का मिनिस्टर, अकाउंटेबिलिटी का स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। प्रोटेस्टर मुस्लिम हो, फार्मर हो, रेसलर हो, स्टूडेंट हो, उसकी डिमांड को पार्टी, रिलीजन और आइडियोलॉजी से पहले समझा जाए और फील्ड रिपोर्टर को ऐसा न्यूज रूम मिले जिसके लोगों को देखकर जनता अपना चेहरा ना छिपाए। आज प्रोटेस्टर्स मीडिया से कह रहे हैं गो बैक, लेकिन असली वार्निंग रिपोर्टर का प्रोटेस्ट से लौटना नहीं है। असली वार्निंग यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जनता के भरोसे से बहुत पहले जा चुका है। आपके हिसाब से मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरोसा किस कवरेज के बाद ज्यादा टूटा? जेएनयू, शाहीन बाग, फार्मर्स प्रोटेस्ट, रेसलर्स या सीजेपी मूवमेंट? कमेंट में सिर्फ गोदी मीडिया मत लिखिएगा, चैनल एंकर और एग्जैक्ट कवरेज का नाम बताइए जहां सवाल जनता से पूछे गए लेकिन जवाब सत्ता से नहीं मांगा गया। क्योंकि नारा किसी पर भी लगाया जा सकता है, एविडेंस ही तय करेगा कि जर्नलिज्म कौन कर रहा था और प्रोपेगेंडा कौन। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।